हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है श्रीराज आईएएस आरएस में। और क्योंकि आपने देखा होगा हमने कुछ सेशंस ऑलरेडी लिए हैं जहां पर हमने आरएस मेंस के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश की कि वहां किस तरीके से कहां पर आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिल रहा है, क्या सिलेबस आरपीएससी ने चेंज कर दिया है, क्या उसका पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके थे जिसमें आरएस मेंस पेपर 1 में क्या चेंज हुआ है वो मैं डिस्कस किया था। तो आज का सेशन हम ये रखने वाले हैं कि आरएस मेंस पेपर 2 में जो भी बदलाव जो चेंज किए गए हैं और वो किस तरीके से हम क्या सोर्सेस को फॉलो करते हुए अगर ये दोनों चीज को कंबाइन करें कि क्या चेंज किया है, फर्स्ट सेकंड कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है, तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको सिलेबस को स्टडी पहले करना चाहिए, फिर आप ये देखो कि कौन सा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट या कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जहां से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का एजेंडा ये है कि हम पेपर 2 में जो सिलेबस चेंज है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पेपर 1 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था और पेपर 1 में जो कंप्लीट डिस्कशन किया था उसी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और आज जो चीज है वो क्या है, आज पेपर 2 की बात है। और पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 भी आपके 200 मार्क्स का है। एथिक्स आपका एथिक्स है, इसमें नीति शास्त्र, साइंस आपका इसमें है और ज्योग्राफी है। तो मतलब एथिक्स आपको देखने को मिलता है, साइंस है और आपका भूगोल या ज्योग्राफी भी आपको देखने को मिलती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखो, आजकल बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स कम साइंस में ही आ रहे हैं और मैं कहूंगा साइंस में मार्क्स स्कोर करना इजी है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल चीजें हैं, अगर आपको याद है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो सीधा जीरो। इट इज नॉट थियोरेटिकल जहां पे आप कुछ भी लिख के आओगे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए कि राजस्थान के भूगोल, भारत और विश्व, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे साइंस टेक, सेकंड पे ज्योग्राफी और थर्ड पे आपको एथिक्स को रखना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। हालांकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तब एथिक्स को पहले अटेम्प्ट करना है क्योंकि वहां पे शांति से, शांत दिमाग से आपको टाइम चाहिए होगा और उसी अकॉर्डिंग आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसी हिसाब से चीजों को चलना है। इसका मतलब पहले एथिक्स को अटेम्प्ट करो। और मेरा तो एक सिंपल, जब मैंने मेंस एग्जाम लिखा, सिंपल एक फंडा मैंने बना लिया था कि मैं इन तीनों सेक्शन को, आप सबको पता है कि एक एक घंटा देना है और एक एक घंटा अगर आप दोगे तो 3 घंटे में आराम से पेपर कर लोगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव हमको देखने को मिलते हैं पेपर 2 में। तो आइए उसी को स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सिलेबस चेंज हो चुका है और अब देखते हैं पेपर 2। और तो पेपर 2 आपके सामने है, आप इसको एक बार नजर में देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो पेपर 2 में आपका एथिक्स आता है, एथिक्स फिर साइंस फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो आप देखो इसमें एथिक्स में हम बात करें तो आप अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 7। कौन से, 5 मार्क्स वाले। तो 35 मार्क्स तो आपके यहां से हो गए। तो 5 नंबर के मैं कहूं कि 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन 35 यहां से हो गए और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के, 30 यहां से हो गए। टोटल मिला के 65 मार्क्स का आपका एथिक्स होगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। और अब उसमें क्या कोई चेंज हुए हैं, क्या कोई बदलाव है, उसको हम स्टडी करके देखते हैं। सबसे पहले उसी पे आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। तो नीति शास्त्र में आप देखो ये आपका सिलेबस है पूरा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हर बार मेरा ध्यान इस पे होता था। एक तो आप देखो भगवत गीता जो आपको दिख रहा है, भगवत गीता और गांधी का नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं ना, भगवत गीता और गांधीयन एथिक्स, हर बार क्वेश्चन यहां से है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मान के चलो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, 10 मार्क्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और ज्यादातर आप देखो इग्नू का मटेरियल आप यहाँ यूज कर सकते हो और अच्छे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। अच्छे एग्जाम्पल कोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। उम्मीद तो यही की जाएगी कि आप जितना अच्छा लिखो, डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपके सोर्सेस क्या है। तो अगर मैं आपसे देखूं कि सीधा मेन मुद्दे पे आए, क्या टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं एथिक्स में, तो देखो पहला अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मवाद से प्रेरण। तो आप देखो यहां से फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कर्मवाद। ठीक है, जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, तो इसके ऊपर आपसे मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। निष्पक्षता, असंलिप्तता का दार्शनिक आधार
उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही। सुनने में आपको लग रहा हो क्या है, बहुत छोटे चेंजेस हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस यहां से आएंगे तो बहुत ज्यादा, मैं आपको बोल रहा हूं कैसे आएंगे, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चन आएंगे, दार्शनिक क्वेश्चन आएंगे, दार्शनिक, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं, किस तरीके से लिखूं। तो आपको सोचना पड़ेगा चेंज यहाँ पे क्या हुआ है, निष्पक्षता, अनबायसनेस, ठीक है, उसको, और असंलिप्तता का दार्शनिक आधार, उदार समाज, लिबरल सोसाइटी, पारदर्शिता, मीडिया, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को भी, मतलब नौकरशाही, आप कल को जाएंगे तो आप नौकरशाही का हिस्सा बनते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे एथिक्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंत विवेक। क्या जबरदस्त, मैं कहूंगा कि सिलेबस में ये पॉइंट ऐड हुआ है। प्रशासनिक निर्णय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आप लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो आप लेते हैं, उसमें एआई का क्या यूज है, एआई वर्सेस आपका कॉन्साइंस मतलब अंतर्विवेक। तो आप देखो अंतर्विवेक, एआई कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि एथिक्स में भी इसको जोड़ा गया है। प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई ना कोई आपका ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय आपसे ली जाएगी। मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब भी आप प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, मतलब कल को आप ऑफिस में एसडीएम, डीएसपी या कुछ भी बनते हो, तो आपको खुद को कोई ना कोई फैसला लेना होता है और आपको ये देखना होता है कि क्या मैं उस फैसले में, आजकल आपने देखा है कि बहुत जगह ब्यूरोक्रेट्स एआई का यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इशू भी हुए थे, तो क्या उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर आपका खुद का दिमाग, खुद का विवेक आपसे क्या कहता है। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उपकरण परक बौद्धिकता बनाम मूल्य परक बौद्धिकता, मतलब अब आप देख लो, इसको मैं कहूं कि कोई डिवाइस, या फिर मैं कहूं कि जो आपका इंटेलिजेंस के ऊपर जो चीजें और बन सकती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और यहां पर आप देखो वैल्यू बेस्ड जो इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे के विरोधाभास के रूप में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, क्या हट गया अब जो नहीं है, प्रशासकों का आचरण, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति। इसका मतलब क्या हो, फटाफट समझो। देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब प्रशासकों का आचरण चेंज हो चुका है भाई, कैसे आप नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो कैरेक्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपसे चेंज हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में अभी भी है, क्योंकि आपको जो भी ऑलरेडी, आप ये सोच के देखो कि सिविल सर्वेंट जो लोक सेवक है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सपेंडिंग टॉपिक, उपरोक्त विषयों पर आधारित केस स्टडी, केस अध्ययन, आप ध्यान रखना केस स्टडी। अभी तक तो आरएस में कभी केस स्टडी नहीं पूछी, अब तक जितने मेंस हुए हैं कभी भी केस स्टडी नहीं पूछी। केस स्टडी होती क्या है, आपको कोई परिस्थिति, सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको देखना होगा कि वो प्रॉब्लम, वो समस्या कैसे सॉल्व की जाए, एक प्रशासक के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में है कि नहीं। तो एक केस स्टडी, एक परिस्थिति दी जाएगी, कोई घटनाक्रम दे दिया जाएगा ना कि वहां बाढ़ आ गई है, आप एसडीएम है और ऐसी कोई चीज भी हो रही है, तो आप कैसे फैसला करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस देके आपसे आपका मत, ओपिनियन जानने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े तो अब देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है वो क्या हुआ है साइंस में। साइंस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है पैटर्न में। अब आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हट चुके हैं, अब वो आपको नहीं मिलने वाले। इट मींस 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे, तो 14 इंटू 5 करो तो कितने होते हैं, 70। इसका मतलब 70 मार्क्स की साइंस है। पर्सनली मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर इसमें ज्यादा कर सकते हो, तो प्लीज थोड़ा ध्यान इस बात पे दो कि साइंस को कैसे करूं। और साइंस के लिए मैं हर बार हर वीडियो में ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं, एनसीईआरटी आपका बेस, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी, ये आपका बेस है। और इसके साथ में करंट अफेयर्स को थोड़ा ऐड कर दो इसमें, करंट अफेयर्स, तो आपका अगर ये चीज आप कर लोगे तो आपको साइंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस कवर करो, सिलेबस ही कवर नहीं था 24 में, मैं खुद भी पूरा सिलेबस करके नहीं गया, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। तो आप देख लो, साइंस में मुझे लगता है कि आपको सोचने की जरूरत है कि कहां कहां पे किन चीजों को आप ढंग से देख सकते हो। देखो
अब यहाँ पे एक और बात, अगर आपको दिख रहा है तो मैं हाईलाइट करता हूं एक बार। चलो देखो क्या टॉपिक ऐड हुए, ईंधन, ईंधन ऑक्टेन रेटिंग। इस पे तो मैं कह रहा हूं आपसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईंधन तो आपको पता है फ्यूल, ईंधन क्या होगा आपका, फ्यूल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर तो ऐसे भी आजकल चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, एलपीजी पीएनजी, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इशू चल रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हरित रसायन, ग्रीन केमिकल और उसके अनुप्रयोग, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश और उसके गुण, चिकित्सीय निदान में भौतिकी के अनुप्रयोग। आप देख लो साइंस का सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। मैं ये कहूंगा खासकर उन बच्चों से जो साइंस बैकग्राउंड से है, प्लीज आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। और एक अगला देखें, विकिरण सुरक्षा, कृषि एवं बागवानी के विशेष संदर्भ में कुछ मामले आपसे पूछे जाएंगे। आहार और पोषण, प्रतिरक्षा, डिफेंस मतलब न्यूट्रिशन पूछा जाएगा, फूड पूछा जाएगा। ये सब आपको मेंस पर्सपेक्टिव से तैयार करने हैं। और काम यही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आगे और भी है। ये देखो कितने टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं, आप सोच के देखिए। जन स्वास्थ्य हेतु पहल, ये तो आपकी स्कीम्स है, ये जो आपकी ना गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स है वो। लाभकारी हानिकारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो आपके छोटे जीवाणु, किवरण तकनीक, ये आपसे पूछ सकते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बुनियादी अवधारणाएं, इनके कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो जीन एडिटिंग या उससे संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट हैं करंट अफेयर्स में फॉलो होते हैं, नई नई चीजें, वो सब आपसे पूछ सकते हैं। जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। हमारे इंडिया में तो आपको पता है इस पे बहुत रिसर्च भी हो रहा है। और अभी आप देखो इसके नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे। भाई नैतिक मतलब कैसे, क्या हमको ऐसे बीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको खा करके आप ये देख सकते हैं कि वहां पर किसी के हेल्थ को नुकसान हो सकता है, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है। तो क्या नैतिक रूप से करना ठीक है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन हो गया, है ना, ब्रिंजल जो ब्रिंजल है आपका, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है, चावल पे हो रही है। सामाजिक मुद्दे, क्या समाज पे क्या असर पड़ेगा वो भी देखना। नूतन प्रकृतियां, टीके, क्रिस्पर, क्रिस्पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरएनए तकनीक, कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन जिसको कहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। क्रिस्पर तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है कि प्रोटीन सीजर कहते हैं इसको, Cas9 क्रिस्पर। एज कंप्यूटिंग, एज ये थोड़ा हिंदी में ऐसा लग रहा है, इसको एज कंप्यूटिंग कहते हैं, एज कंप्यूटिंग, ठीक है। ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी, पता है आपको आरबीआई ने भी ये बात बोली है कि डिजिटल करेंसी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एक लीगल टेंडर होगा, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये पूछेंगे। मुख्य भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, पहली बार ये पूछा है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी तो हर चीज का बेस है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, डेटा का आपको पता है, अभी आपको रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो एक डीपीडीपी एक्ट आया है, डीपीडीपी एक्ट 2023 का आया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डीपीडीपी मतलब क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रक्षा अनुसंधान, डिफेंस रिसर्च, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीक, ड्रोन आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन पे ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, आप सबको पता है। क्यों, क्योंकि ड्रोन आता है सस्ता, मिसाइल है बहुत ज्यादा महंगी, और हम क्यों इतने ज्यादा पैसों की मिसाइल को वेस्ट करें। ईरान वाला वॉर जो अभी चल रहा है उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है, इजराइल भी यूज करता है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं है, तो आप देखो। द्रव्य की अवस्थाएं, मानव नेत्र और दोष, चुंबकीय इमेजिंग, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, रक्त समूह, रक्त से संबंधित ये चीज हट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर और देखो और क्या है, ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, आरएएफडी, भारत में आईटी उद्योग, आईटी उद्योग तो वैसे बहुत चरम सीमा पर है, फिर भी इसको सिलेबस पे हटा दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अब आईटी में भी हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, बेसिकली हम आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक में हुआ है। लास्ट आप आ जाओ ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी को देखो क्या हुआ है। 7 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, 5 नंबर के हो गए 35, 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के हो गए 30,
टोटल मिला के 65 नंबर की ज्योग्राफी है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। हाई स्कोरिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं हाई स्कोरिंग है। मुझसे गलती हुई कि 24 में मैंने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था, शहरी या जनजाति के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आई गेस, तो वहां मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो क्वेश्चन छूट गया था। लेकिन देखो कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो एक चीज यहां पे ऐड हुई है वो देख लो। एक टॉपिक क्या है, जलवायु, सूर्य भिताप, वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता तथा वर्षण। इसके ऊपर आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। फैक्ट नहीं पूछेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करना पड़ेगा, वही चीजें आपसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी में ये देखा, ज्योग्राफी के बाद आप देखो कौन कौन से टॉपिक का एक्सटेंड किया। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं, एक बार आपको दिख रहा होगा, लेट मी पॉज इट। तो देखो इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक बता दिया मैंने, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक को डिस्कस करने के बाद इंडियन ज्योग्राफी में आप देखो क्या है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन आपका टॉपिक, एनर्जी रिसोर्सेस आपका ऐड हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है, बहुत न्यूज में है, पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी सब न्यूज में है। आपको पता है कौन से टॉपिक हटा दिए, प्रमुख भौतिक भू आकृतिक पर्वत पठार मैदान और मरुस्थल। ये मैं सच बता रहा हूं, बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि बिकॉज बहुत फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है अपने आप में, है ना, तो इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान रखना है। शेल जो था उसको भी हटा दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेन राजस्थान की ज्योग्राफी। ये रहा राजस्थान की ज्योग्राफी, अगर हम देखें तो इसमें ये तो आपका है पूरा सिलेबस, और इस सिलेबस में केवल 2 टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान दिया गया जिसको मेंस में शामिल कर लिया गया। एक तो है सॉइल, एक है टूरिज्म। जैसा आपको पता है मृदा संसाधन और पर्यटन, ये 2 टॉपिक हैं जिसको ऐड किया गया है आपके किसमें, दैट इज राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, और अगर हम देखें तो आप देखो कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, एक बार फटाफट से नजर मारो उस पर भी। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, ये दोनों टॉपिक आपके नहीं है तो पढ़ने नहीं है। ठीक है, उस सेक्शन में फिर किसका थोड़ा बढ़ा दिया है, खनिज संसाधन और भौतिक विभाग, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है कहीं ना कहीं। तो आप देखो जब हमने एथिक्स, साइंस एंड टेक और हमने ज्योग्राफी को देखा कि कौन कौन से नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं। अभी मैंने ये चर्चा नहीं की है कि इनको किस तरीके से तैयार करना है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। एक एक टॉपिक पे मैं जाऊंगा और आपसे वो डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपसे यहाँ जरूर कहूंगा, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहें, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का पूछे जाने की संभावना है। मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको प्री मेंस और मेंस के पेपर 1 2 3 4 की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और भी मेरी टीम से जो मेंबर्स हैं वो आपका साथ देंगे। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको अच्छी गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए तो आप हमारे जयपुर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा, बहुत सारी बातें हम साथ में करेंगे। आप आइए, हम आपके सफर को आसान बनाएंगे। और आज इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं, बहुत जल्दी इसके बाद पेपर 3 पे वीडियो लेके आऊंगा, तो आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।